हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने देखा कि भारतीय दंड संहिता के कितने अध्याय हैं और किस अध्याय में कौन सी धारा दी गई है और वो उसके प्रावधान क्या क्या हैं। आज इसको हम डिटेल से देखेंगे। इसमें हम दो अध्याय यानी अध्याय 1 और अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे, टोटल 52 धाराओं का। तो इसमें देखते हैं पहला अध्याय है जिसमें टोटल 5 धाराएं हैं। धारा 1 कहती है कि संक्षिप्त नाम एवं विस्तार। इसका संक्षिप्त नाम होगा भारतीय दंड संहिता 1860 और इसका विस्तार होगा संपूर्ण भारत में सिवाय जम्मू कश्मीर के, यानी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा। धारा 2, भारत के भीतर किए गए अपराधों के लिए दंड। यदि कोई व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल कार्य करता है तो भारत के भीतर इसी संहिता के अनुसार दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं होगा। धारा 3 कहती है भारत से परे किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय दंड। यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर कोई अपराध करता है और यदि उसका अपराध विचारणीय है, यदि उस पर विचार किया जाएगा तो उसका विचार ऐसा ही होगा जैसे वह भारत के अंदर ही किया गया हो। अगला है धारा 4, राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। यदि कोई अपराध भारत से बाहर किया गया हो तो इस संहिता का प्रभाव वैसा ही होगा जैसे वह भारत के अंदर किया गया हो। जैसे किसी नाव पर या विमान पर कोई अपराध किया जाता है तो वह भारत के भीतर ही समझा जाएगा। धारा 5 है कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। कुछ विधियों पर, जैसे भारत सरकार की सेवा में नियुक्त ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक, वायुसेना के द्वारा कोई विद्रोह किया जाता है तो उस विद्रोह को दंडित करने के लिए जो वायुसेना, नौसेना और सैनिक द्वारा जो अधिनियम बनाया गया है उस अधिनियम पर यह विधि प्रभाव नहीं डालेगी। अगला इसका अध्याय 2। अध्याय 2 में टोटल 8 से 52 का तक की धाराएं दी गई हैं, जिसमें धारा 8 कहती है लिंग। लिंग यदि इस संहिता में किसी स्थान पर, किसी भाग में या किसी धारा में पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया गया है तो पुल्लिंग शब्द प्रत्येक व्यक्ति के लिए लागू होगा, चाहे वह महिला हो या पुरुष, सभी के लिए पुल्लिंग शब्द लागू होगा। अगला है धारा 9 वचन। धारा 9 ये कहती है कि यदि किसी भी भाग में वचन लिखा है, जैसे एक वचन, तो एक वचन बहुवचन का भी द्योतक होगा और बहुवचन है तो बहुवचन एक वचन का भी द्योतक होगा। यानी एक वचन है तो उसमें बहुवचन भी मान लिया जाएगा। जैसे किसी भीड़ ने कोई कार्य किया, अपराध किया, तो उसमें एक वचन के स्थान पर यानी एक व्यक्ति के स्थान पर संपूर्ण भीड़ मान ली जाएगी और संपूर्ण भीड़ के स्थान पर एक व्यक्ति भी हो सकता है। धारा 10 है पुरुष स्त्री। यदि इस संहिता के उपबंधों में कहीं भी किसी स्थान पर पुरुष या स्त्री का प्रयोग किया गया है तो वह किसी भी आयु वर्ग का क्यों न हो, सभी को माना जाएगा। पुरुष या स्त्री के अंतर्गत ही प्रत्येक आयु वर्ग के व्यक्ति आएंगे। अगला है धारा 11 व्यक्ति। यदि इस संहिता में व्यक्ति शब्द प्रयुक्त किया गया तो उसमें वे सभी आएंगे, चाहे कोई भी कंपनी हो या कोई भी संगम हो, सभी व्यक्ति में ही आएंगे। अगला है धारा 12 लोक। कोई भी व्यक्ति, वर्ग या संप्रदाय लोक के अंतर्गत आएगा, चाहे व्यक्ति हो या कोई वर्ग हो या विशेष कोई संप्रदाय हो, सभी लोक के अंतर्गत आएंगे। अगला है धारा 13 क्वीन शब्द को अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा निश्चित कर दिया गया है। धारा 14 है सरकार का सेवक। सरकार का सेवक वह होगा या कि
जो चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार के द्वारा नियोजित किया गया हो या उसकी सेवा में कार्यरत हो, वह सरकार का सेवक कहलाएगा, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। धारा 15 है ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया जो है वह विधि अनुकूलन आदेश 1937 द्वारा हटा दिया गया है। ब्रिटिश इंडिया विधि अनुकूलन आदेश 1937 द्वारा निरसित कर दिया गया है। धारा 16 है भारत सरकार। भारत सरकार भी विधि अनुकूलन आदेश 1937 द्वारा निरसित कर दिया गया है। धारा 8, 9 हटा दी गई हैं। धारा 17। धारा 17 में सरकार शब्द की परिभाषा दी गई है। सरकार शब्द यदि प्रयुक्त होता है तो चाहे वह राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, दोनों के लिए मान्य होगा। धारा 18 भारत की परिभाषा दी गई है। भारत यानी संपूर्ण राज्य क्षेत्र सिवाय जम्मू कश्मीर के, जिसमें भारत का शासन चलता है, उसमें संहिता लागू हुई है, वह पूरा भारत होगा सिवाय जम्मू कश्मीर के। अगला है धारा 19 न्यायाधीश। न्यायाधीश की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या दंडिक, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय जो किसी प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, वह व्यक्ति न्यायाधीश कहलाएगा। यानी कोई भी व्यक्ति जो विधि की कार्यवाही में अंतिम निर्णय देता है या उसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं आती है, वह व्यक्ति न्यायाधीश होगा। अगला है धारा 20 न्यायालय। न्यायालय की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि अकेला कोई न्यायाधीश या न्यायाधीश का निकाय जिस स्थान पर कार्य करते हों या निर्णय प्रदान करते हों, वह न्यायालय होगा। लोक सेवक। धारा 21 है लोक सेवक। लोक सेवक की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि नंबर 1 सेना का हर आयुक्त, सेना का प्रत्येक आयुक्त लोक सेवक होगा। नंबर 2 विधि द्वारा सशक्त न्यायाधीश, विधि द्वारा सशक्त न्यायाधीश भी लोक सेवक होगा। नंबर 3 न्यायालय का प्रत्येक प्राधिकारी जो किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट प्रस्तुत करे या दस्तावेज बनाए या फिर शपथ ग्रहण करवाए या कार्य की व्यवस्था बनाए रखे, वो भी लोक सेवक होगा। नंबर 4 वह व्यक्ति लोक सेवक होगा जो सरकार का हर अधिकारी जिसका कर्तव्य हो कि वह अपराधों का निवारण करे, अपराधों की इत्तला दे, अपराधों के न्याय के लिए किसी व्यक्ति को उपस्थित करे अथवा लोक स्वास्थ्य या क्षेम सुविधा का संचार करे, वह भी व्यक्ति भी लोक सेवक होगा। यानी इसमें पहली क्या होगा, पहले नंबर पर वह लोक सेवक होगा सेना का प्रत्येक आयुक्त। नंबर 2 विधि द्वारा सशक्त न्यायाधीश। नंबर 3 न्यायालय का प्रत्येक प्राधिकारी जो किसी मामले का अन्वेषण करे, रिपोर्ट तैयार करे, दस्तावेज बनाए, शपथ ग्रहण करवाए या व्यवस्था बनाए रखे, यह भी लोक सेवक ही होगा। सरकार का हर अधिकारी जिसका कर्तव्य हो कि वह अपराधों का निवारण करे, इत्तला दे या अपराधों के निवारण के लिए अपराधी को उपस्थित करे अथवा लोक स्वास्थ्य या क्षेम सुविधा का संचार करे, वह व्यक्ति भी लोक सेवक ही होगा। अगला है धारा 22 जंगम संपत्ति। जंगम संपत्ति वह सभी मूर्त वस्तुएं आती हैं इस संपत्ति के अंतर्गत जो भूमि और भूमि से आबद्ध या भूबद्ध किसी चीज से जकड़ी नहीं होती हैं। यानी भूमि और भूमि से आबद्ध, भूमि नहीं आती है ना, भूमि से आबद्ध या उससे जकड़ी हुई कोई वस्तु जंगम संपत्ति के अंतर्गत आती है। बाकी सभी संपत्ति जंगम संपत्ति होती हैं। ये जो भूमि और भूमि से आबद्ध संपत्ति है स्थावर संपत्ति के अंतर्गत आती है।
जंगम का विलोम होता है स्थावर। अगला है धारा 23 सदोष अभिलाभ। सदोष अभिलाभ वह लाभ है जो विधि विरुद्ध साधनों के द्वारा लाभ प्राप्त किया जाता है और उसका वैध रूप से जो हकदार होता है वह लाभ प्राप्त करने वाला नहीं होता है, लेकिन वह लाभ प्राप्त करता है, उसे ही सदोष अभिलाभ कहा जाता है, जो विधि विरुद्ध साधनों द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला है धारा 24 बेईमानी से। सभी को पता है कि बेईमान क्या होते हैं। धारा 25 कपटपूर्वक। धारा 26 विश्वास करने का कारण। धारा 27 पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। इसका अर्थ यह होगा कि यदि किसी व्यक्ति की पत्नी या लिपिक या उसके सेवक के कब्जे में कोई संपत्ति है और वह संपत्ति विधि विरुद्ध है तो वह संपत्ति उसी व्यक्ति की समझी जाएगी जिसकी पति पत्नी या सेवक के कब्जे में होगी, उसी व्यक्ति की समझी जाएगी। अगला है धारा 28 कूटकरण। कूटकरण क्या होता है? कूटकरण यानी नकल करना। किसी कंपनी की या किसी कंपनी के प्रोडक्ट की नकल करना ही कूटकरण कहलाता है। जैसे नकली नोटों का बनाना, ये भी कूटकरण ही है। उसी जैसा बिल्कुल सेम उसी जैसा होगा वही कूटकरण कहलाएगा। धारा 29 दस्तावेज। दस्तावेज क्या है? दस्तावेज शब्द किसी विषय का द्योतक है जो किसी पदार्थ पर अक्षरों या अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनसे अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो। यानी किसी पदार्थ पर अक्षरों द्वारा, चिन्हों द्वारा या शब्दों द्वारा किसी या उनसे भी अधिक साधनों द्वारा यदि व्यक्त किया गया है या वर्णित किया गया है और उसका प्रयोग विधि साक्ष्य के रूप में किया जाता है तो दस्तावेज कहलाते हैं। अगला है धारा 30 मूल्यवान प्रतिभूति। मूल्यवान प्रतिभूति उस दस्तावेज का द्योतक है जिसका विधिक अधिकार है। उस दस्तावेज का द्योतक है जिसका विधिक अधिकार है और व्यक्ति उस दस्तावेज के माध्यम से यह सुनिश्चित भी करता है कि वह उस कार्य के लिए बाध्य है या नहीं है। अगला है धारा 31 जिसमें बिल शब्द को परिभाषित किया गया है। बिल शब्द जो है किसी वसीयती दस्तावेज का द्योतक है। जो बिल शब्द है किसी वसीयती दस्तावेज का द्योतक है। अगला है धारा 40। धारा 40 में अपराध शब्द को परिभाषित किया गया। इम्पॉर्टेंट है कि अपराध शब्द किस धारा में परिभाषित किया गया है तो वह है धारा 40। इस धारा के खंड 2 और खंड 3 में वर्णित अध्यायों के सिवाय अपराध शब्द इस संहिता के अधीन यथा परिभाषित स्थानीय या विशेष विधि के अधीन दंडनीय है। यानी इस संहिता में कहीं पर भी अपराध शब्द यदि प्रयुक्त हुआ है तो वह स्थानीय या विशेष विधि के अधीन दंडनीय ही है। धारा 41 कहती है विशेष विधि। विशेष विधि वह विधि है या वह कानून है जो किसी विशिष्ट विषय पर ही लागू हो। धारा 42 कहता है स्थानीय विधि। स्थानीय विधि की क्या परिभाषा है? स्थानीय विधि भारत के किसी विशिष्ट भाग में ही लागू है। जैसे धारा 370 के हटने के पहले जम्मू कश्मीर में आईपीसी लागू नहीं थी। आईपीसी के स्थान पर वहाँ आरपीसी थी। आरपीसी यानी रणवीर दंड संहिता लागू थी जो स्थानीय विधि थी। अगला है धारा 43। यहाँ पर एक शब्द छूट गया है वैध अवैध। धारा 43 कहती है कि अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध इसकी परिभाषा दी गई है। यानी अवैध शब्द जो होगा
वह शब्द हर उस बात को लागू है जो अपराध होगा, वह अवैध शब्द ही होगा। यानी कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वह अवैध रूप से ही करेगा, तभी तो वह अपराध होगा। यानी अवैध शब्द हर उस बात को लागू होगा जो वह अपराध का द्योतक है। अगला है धारा 44 क्षति। क्षति की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि क्षति अपहानि को द्योतक है। अपहानि का द्योतक यानी किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने का द्योतक है जो मनुष्य के शरीर, मन या ख्याति या संपत्ति को हानि पहुंचाता है। मनुष्य के शरीर हो या ख्याति हो या उसकी संपत्ति हो या उसके मन को हानि पहुंचाएगा, वह क्षति ही कहा जाएगा। इम्पॉर्टेंट है धारा 45 जीवन, यानी पूछा जाएगा कि जीवन को किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो धारा 45 में। जीवन संदर्भ से तत् प्रतिकूल प्रतीत न हो तो जीवन होगा, यानी कोई व्यक्ति तभी वह जीवन जिएगा जब उसके जो संदर्भ होगा प्रतिकूल ना हो, यानी वह अपने को प्रतिकूल ना समझे। इसी प्रकार धारा 46 में मृत्यु को भी परिभाषित किया गया है। धारा 47 में जीव जंतु को परिभाषित किया गया है। जीव जंतु वह हो गए जो मानव से भिन्न किसी भी प्रजाति के हों, यानी मानव से भिन्न होंगे वही तो जीव जंतु होंगे। धारा 48 में जलयान को परिभाषित किया गया है। जलयान वह होगा जिसके द्वारा मानव या किसी सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल के माध्यम से ले जाया या ले आया जाए, वही जलयान होगा। धारा 49 वर्ष और मास की परिभाषा दी गई है। यदि इस संहिता के किसी भी उपबंध में वर्ष या मास आए तो वर्ष या मास की गणना केवल ब्रिटिश कैलेंडर के द्वारा ही होगी। ये इसमें परिभाषित किया गया है कि वर्ष या मास की गणना ब्रिटिश कैलेंडर के द्वारा ही होगी। अगला है धारा 50। धारा 50 में धारा सही शब्द को परिभाषित किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि धारा शब्द को किस धारा में परिभाषित किया गया, तो वह धारा है धारा 50। धारा 50 में धारा को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि सिर पर लगे सांख्यिकों द्वारा सुभिन्न किए गए इस संहिता के अध्यायों में से किसी एक उपबंध को धारा कहते हैं। यानी सिर पर लगे सांख्यिकों द्वारा, जैसे लिखा है, जैसे यहाँ पर लिखा है धारा, यहाँ पर लिखा 48, ये संख्यक लगा है सिर पर सांख्यिकों द्वारा, कि कोई भी अध्याय हो उसमें से एक जो उपबंध है वही धारा कहलाएगा। अगला है धारा 51 शपथ। शपथ शब्द को परिभाषित किया गया है कि विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठा, विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठा, प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा जो किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में या अन्यत्र सबूत के लिए प्रयोग किया जाना, वही शपथ होगा। यानी शपथ को लोक सेवक के समक्ष या किसी न्यायालय में सबूत के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है, या कोई प्रतिज्ञा ली जाए सत्यनिष्ठा की, या कोई घोषणा की जाए, शपथ ही कहलाएगा। अगला है धारा 52 सद्भाव पूर्वक। सद्भाव पूर्वक यहाँ पर गलत लिखा गया है। सद्भाव पूर्वक की परिभाषा होगी कि सम्यक सतर्कता और ध्यान द्वारा की गई बात जो होगी वह सद्भाव पूर्वक ही बात की जाती है। यानी सम्यक सतर्कता और ध्यान पूर्वक की गई बात। इस अध्याय की आखिरी धारा है धारा 52 का संश्रय। संश्रय शब्द की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि धारा 157 और 138, यहाँ पर जो 18 है गलत लिखा गया है, यहाँ पर होगा और। धारा 157 और धारा 130 के सिवाय जहाँ संश्रय या संश्रित व्यक्ति की पत्नी या पति द्वारा किया गया हो, उसके अतिरिक्त ही
अन्य किसी के द्वारा संशय किया जाता है तो वह अपराध माना जाएगा। जैसे यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे समूह का संशय किया जाता है जो राष्ट्र व्यक्ति या व्यक्ति समूह के लिए हानिकारक व्यक्ति हों, जैसे आतंकवादी का संशय किया जाता है, वह इसके अंतर्गत दंडनीय माना गया है। क्योंकि धारा 157 और 130 में जहाँ पर संशय संशयित व्यक्ति पति या पत्नी के द्वारा किया गया हो, उनके अतिरिक्त कहीं पर संशय किया गया हो तो वह दंडनीय माना जाएगा।